So hello guys, welcome back to our YouTube channel Mars Institutions. So आज से हम यहाँ पे इस चैनल पे क्लास 10 के मैथ साइंस फिर एडवांस मैथ्स को कवर करने का ट्राई करेंगे। मैं तो फुल ट्राई करने वाला हूँ एंड सो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का एडवांस मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जो है सेट्स। एंड तो हम बिना कुछ टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को जो कि है सेट्स। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है और बहुत इजी चैप्टर है, तो हम फटाक से इसको स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे हम पहले तो स्टार्ट करेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेट से। सो वहाँ पे हमको मिलते हैं नल सेट फिर इक्वल सेट, ऐसे सेट्स मिलते हैं। पर यहाँ पे जो हमको टॉपिक डिस्कस करने को दिया है क्लास 10 में वो है क्या है, टॉपिक क्या है, कार्डिनैलिटी ऑफ सेट्स। ये जो है हमको स्टार्ट करना है। पहले कार्डिनैलिटी ऑफ सेट्स से यहाँ पे स्टार्ट करने को बोला है, लेकिन हम पहले ना इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि सेट होता क्या है, कितने टाइप्स है, किस किस टाइप को मतलब कैसे डिनोट करते हैं। अगर हम बेसिक नहीं जानेंगे तो डायरेक्ट वहाँ पे जंप करेंगे तो दिमाग में कुछ भी नहीं आएगा। वैसे हम क्लास 9th में जो है ये सब सीख के आए हैं, मतलब टाइप्स ऑफ सेट, यूनियन, इंटरसेक्शन, है ना। तो ये सब हम सीख के आए हैं ऑलरेडी, बट फिर भी मैं मतलब थोड़ा सा ऐसे क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो हाँ, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पहला क्या है, नल सेट। नल सेट और एम्प्टी सेट यहाँ पे दिया है। नल सेट और एम्प्टी सेट क्या बोलते हैं इसको, ए सेट हैविंग नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड नल सेट। इट इज़ डिनोटेड बाय, इसको बोलते हैं फाई। पता होगा, सबको पता है भाई मैं क्या भी बोल रहा हूँ, फाई और द ब्रैकेट्स ओनली। सो क्या कह रहा है, नल सेट और एम्प्टी सेट। नल सेट मतलब एक ऐसा सेट जिसपे कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं है, नथिंग। नथिंग को अगर तुम डिनोट करना चाहोगे तो उसको हम बोलेंगे नल सेट और एम्प्टी सेट, जिसमें कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं, टोटली एम्प्टी। सो इसको हम कैसे बोलेंगे, फाइव से डिनोट करेंगे या फिर ओनली हम सेकेंड ब्रैकेट देके इसको बोल सकते हैं कि यह एक नल सेट है। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1। सबको पता है नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से अप टू इन्फिनिटी तक जाता है, 1 2 3 4 ऐसे इन्फिनिटी तक जाता है। लेकिन एक से छोटा नेचुरल नंबर कुछ है, एक से छोटा नेचुरल नंबर है क्या, नहीं है। सो ये क्या होगा, नल सेट होगा, यानी एक से छोटा नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये किस कैटेगरी में आएगा, ये आएगा नल सेट और एम्प्टी सेट, या फिर हम बोलते हैं वॉइड सेट, कुछ भी ऐसे, मतलब तीन बहुत सारे नेम है। तो आप ऐसा बोल, इसको हम फाइव से डिनोट करेंगे। अगर आपको बोले क्वेश्चन है राइट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1, तो हम लिखेंगे फाइव, यानी कुछ भी नहीं है, एक से छोटा नेचुरल नंबर नहीं है, तो हम फाइव से डिनोट करेंगे उस सेट को। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या है, टू सेट ए एंड बी सेड टू बी इक्वल if all the elements of A belongs to B and all the elements of B belongs to A। यहाँ पे बोला गया है कि दो सेट A एंड B इक्वल होंगे। कब इक्वल होंगे, जब A में जो एलिमेंट्स हैं वो कम्प्लीटली B में भी होंगे और B में जितने एलिमेंट्स हैं वो A में होंगे। हम एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि हेल्प हो थोड़ा सा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे A हमने पकड़ लिया 1 2 3, B भी 1 2 3। सो A में जितने एलिमेंट है वो B में है, 1 2 3 ये तीन एलिमेंट B में भी है, B में भी है 1 2 3, और B में जो 1 2 3 है वो A में भी है। A में 1 2 3 है तो वो कम्प्लीटली B में भी है, 1 2 3 B में भी है, एंड B में 1 2 3 है तो ये भी A में है, यानी ये दोनों सेट क्या होंगे, ये होंगे इक्वल सेट। हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं A इज़ इक्वल टू B, ऐसा लिख सकते हैं, बिकॉज इसके जितने एलिमेंट्स हैं इनको हम एलिमेंट बोलते हैं। ये ब्रैकेट के अंदर जो होते हैं कोमा दे के 1 2 3, ये जो तीन एलिमेंट है 1 2 3, तो ये B में भी है 1 2 3, और B में 1 2 3 है तो A में भी 1 2 3 है ना। अभी एक और हम एग्जाम्पल देखते हैं कि यहाँ पे देखो A में है 1 2 3, B में है 1 2 3 4। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे,
ए के जितने एलिमेंट है वो बी में है, लेकिन बी में जितने एलिमेंट है वो ए में नहीं है। देखो ए में है 1 2 3, 1 2 3 कहाँ है, बी में है, लेकिन बी में 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे ए में तो 4 नहीं है। समझ रहे हो, मतलब बात को समझो कि ए में 1 2 3 है, बी में 1 2 3 है, ए में जितने एलिमेंट है वो बी में है, लेकिन इक्वल होने के लिए बी में जितने एलिमेंट है वो भी ए में होना ज़रूरी है। तो बी में 1 2 3 4 है, तो 4 तो ए में नहीं है, तो 4 ए में नहीं है, यानी ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। सो ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। मैं पहले भी बोल रहा हूँ कि हैंड राइटिंग पे मत जाओ, बहुत गंदा हैंड राइटिंग है ना। सो क्या ही कर सकते हो, बस कॉन्सेप्ट समझ लो बस। हाँ, तो अभी हम क्या करेंगे, सिंगलटन सेट। भाई इसके नाम में ही सिंगल है, क्या ही बोले आप हैं, इसके नाम में ही सिंगल आ गया बेचारा, कहीं क्या ही बोल सकते हैं अब। भाई के नाम में ही सिंगल है, अब इससे हम एक्सपेक्ट ही क्या कर सकते हैं। फिर भी पढ़ लेते हैं कि है क्या। ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये सिंगल ही मरेगा, नाम में ही लिखा है सिंगल, यानी एक ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट मौजूद हो, एक सिंगल एलिमेंट मौजूद हो, एक ऐसा सेट जिसमें एक सिंगल ओनली वन एलिमेंट ओनली वन हो। तो यहाँ पे एग्जाम्पल से हम समझेंगे, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 2। नेचुरल नंबर पता है कि 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 ऐसे इन्फिनिटी तक जाता है। सो 2 से छोटा नेचुरल नंबर क्या है, 1 है। 1 को छोड़ के और कुछ है क्या 2 से छोटा नेचुरल नंबर, नहीं है। तो 2 से छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा, 1 होगा, तो सिंगल एक ही है, तो उसे बोलेंगे सिंगलटन सेट। फिर एक और होगा, द सेट ऑफ होल नंबर लेस देन 1। होल नंबर पता है कि 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। तो एक से छोटा होल नंबर क्या होगा, 0 होगा, और तो कुछ होगा नहीं ना, तो एक से छोटा होल नंबर क्या होगा, 0 होगा। सो वो भी एक ही एलिमेंट है, यानी वो कौन से कैटेगरी पे आएगा, सिंगलटन सेट। तो ये तो मैं बेसिक्स की बात कर रहा हूँ, अभी और कुछ है वो डिस्कस करेंगे, और फिर एक थ्योरम हम प्रूव करेंगे। उसके बाद हम इस वीडियो को तो वहीं पे ख़त्म कर देंगे, और उसके बाद हम नेक्स्ट में क्वेश्चंस पे जाएंगे, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस बहुत इजी और मज़ेदार क्वेश्चंस है, वो देखेंगे। अभी तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो है ना। सो अभी नेक्स्ट में हम बढ़ते हैं, क्या है, हाँ, सो अभी हम पढ़ेंगे नॉन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या था, 5, यानी उसमें कुछ भी नहीं था। सो नॉन एम्प्टी सेट क्या होगा, अ सेट विच इज़ नॉट एम्प्टी इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट। ये क्या बोल दिया, अ सेट विच इज़ नॉट एम्प्टी इज़ ए नॉन एम्प्टी सेट। मतलब एक ऐसा सेट जो एम्प्टी नहीं है, यानी जो 5 नहीं है, जो नथिंग नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ तो है, उसे ही नॉन एम्प्टी सेट बोलेंगे। यानी वो मतलब एम्प्टी नहीं है, बस इतना समझ लो। एग्जाम्पल से देंगे, 1 2 3 4 ये नॉन एम्प्टी सेट है, वो खाली थोड़ी ना है। उसके सेट में 1 2 3 4 एलिमेंट है ना, या फिर 1 अगर सिंगल भी बैठ जाएगा ना, तब भी वो नॉन एम्प्टी सेट ही होगा, बिकॉज वो एम्प्टी नहीं है। अगर एम्प्टी हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। अगर कुछ भी है, सपोज करो कुछ भी है, एक छोटे से छोटा कुछ भी हो, वो नॉन एम्प्टी सेट में आ जाएगा। समझ रहे हो। फिर हम पढ़ेंगे क्या है, फाइनाइट सेट। अ सेट which is a set in which the process of counting of elements surely comes to an end is called finite set। यानी हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कि एक ऐसा सेट जिसमें काउंटेबल एलिमेंट्स हो, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, लिमिटेड एलिमेंट्स हो। एग्जाम्पल से समझेंगे, 1 2 3 4 है ना, एक एलिमेंट, एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4। सो उसको हम काउंट कर पा रहे हैं, वो लिमिटेड है, उसमें 4 एलिमेंट है, वो हम काउंट कर पा रहे हैं, उसको बोलेंगे फाइनाइट सेट। अगर वो इन्फिनिटी तक चला जाएगा, सपोज कर लो तुमको एक सेट दिया है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो इन्फिनिटी तक जाते हैं, तो आप उसको हिसाब कर पाओगे नहीं, तो वो फाइनाइट सेट में नहीं आएगा, वो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। फिर
समझ रहे हो? इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। यहाँ पे दिया है x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज लेस देन 5। क्या बोल रहे हैं? x सच दैट x बिलोंग्स टू n, n मतलब नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर हम समझ रहे हैं। x बिलोंग्स टू n और ये x जो है वो 5 से छोटा है। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 से होता है। तो 5 से छोटा यानी 4 तक जाएगा। 1 2 3 4 यानी 4 एलिमेंट, वो काउंटेबल हुआ, हम 4 को काउंट कर पा रहे, तो वो फाइनाइट पे आ जाएगा, है ना। और फिर एक और है वैसे, फिर क्या है यहाँ पे? x सच दैट x बिलोंग्स टू i एंड s इज अ फैक्टर ऑफ 100। x इज अ फैक्टर ऑफ 100। यहाँ पे i से तुमको क्या बताने की कोशिश किया है? हम z से इंटीजर्स को मतलब डिनोट करते हैं ना, तो i से भी इंटीजर्स को ही डिनोट करते हैं। प्लस माइनस के सबको हम i या फिर z कोई भी एक। सो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होने का, i का मतलब तो इंटीजर्स ही है, इसको हम z और i दोनों से डिनोट करते। सो x सच दैट x बिलोंग्स टू i। सो x जो है एक इंटीजर है, वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, एंड x इज अ फैक्टर ऑफ 100। सो 100 के फैक्टर अगर हम निकालें तो वो फाइनाइट नंबर के होंगे, है ना, फाइनाइट नंबर के होंगे। एक 100 के फैक्टर्स तुमको इनफाइनाइट तो नहीं मिलेगा ना, 2 से ज़्यादा होगा, बट ये इनफाइनाइट तो नहीं होगा। तो 100 का फैक्टर जो है वो x है और ये इंटीजर्स को बिलोंग करता है, यानी ये माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है। सो 100 के फैक्टर्स को हम काउंट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा फाइनाइट सेट पे। अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे इनफाइनाइट सेट। कहाँ गया? हाँ, चलो हम पढ़ रहे हैं इनफाइनाइट सेट। अ सेट विच हैव इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एज इनफाइनाइट सेट। मतलब जिस सेट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है तो उसे हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। एग्जाम्पल से समझेंगे। सेट ऑफ ऑल कोड्स इन अ सर्कल। एक सर्कल में हम कितने कोड्स ड्रॉ कर सकते हैं? अनलिमिटेड, जितने मर्जी हम उतने कोड्स जो है ड्रॉ कर सकते हैं एक सर्कल में, तो वो तो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। फिर ऐसे एक और एग्जांपल दे के समझ सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स तो इन्फिनिटी तक जाते हैं एक से, तो 1 2 3 4 अप टू n, या फिर इन्फिनिटी बोल सकते हैं, तो ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हम इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट पे है कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट। तो हम आ चुके हैं। हम कहाँ पे आ चुके हैं? हम आ चुके हैं जो टॉपिक हमको दिया था पहले, स्टार्टिंग में जो टॉपिक दिया था हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं। कार्डिनैलिटी, भाई ये प्रोनाउंस नहीं होता मेरे से। कार्डिनैलिटी ऑफ सेट, वहाँ पे हम ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट, तो कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट पे हम क्या डिस्कस करेंगे? उस पे हम फाइनाइट सेट डिस्कस करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम यहाँ पे फाइनाइट सेट डिस्कस करेंगे, नॉट इनफाइनाइट। तो हम इनफाइनाइट सेट को डिस्कस नहीं करेंगे, तो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे फाइनाइट सेट, यानी जो काउंटेबल है। सो कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट मतलब क्या, हम समझेंगे। इट इज़ अ नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए एंड दिस नंबर इज डिनोटेड एज n ऑफ ए। कुछ समझे कुछ? सो यहाँ पे क्या बोला है? इट इज अ नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए एंड दिस नंबर इज डिनोटेड बाय n ऑफ ए। यानी ए एक ऐसा सेट है जिस पे हम मान लेते हैं कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 1 2 3 4 है। ए एक सेट है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4। सो इसका n ऑफ ए हमको निकालना है, तो हम समझेंगे कि n ऑफ ए आखिर होता क्या है। n ऑफ ए का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट ए। कुछ समझे? नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट ए, यानी इस सेट पे देखो एक फाइनाइट सेट है, काउंट कर सकते हैं।
तो इस सेट पे कितने नंबर्स है, टोटल कितने नंबर्स है, हिसाब करेंगे 1 2 3 4, ये 4 है। तो ए सेट पे नंबर्स कितने हैं, कितने नंबर है टोटल, 4 नंबर्स है, 4 डिजिट है, 4 नंबर्स है टोटल। सो एन नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट ए क्या होगा, 4 होगा। समझे कुछ? सो एन ऑफ ए हम कैसे निकालेंगे, ए में जितने एलिमेंट्स हैं उनको हम हिसाब करेंगे और जितना निकलता है उसको हम लिख देंगे 4। तो यहाँ पे देखो एक और एग्जांपल है, यहाँ पे क्या है, ए इज इक्वल टू 1 2 4 6 9 10। ये तो डायरेक्ट 4 दिख भी रहा है। अब इसको हम काउंट करेंगे ना, ए सेट में कितने एलिमेंट है, 1 है, 2 है, 4 है, 6 है, 9 है और 10 है। तो टोटल कितने सेट है, 1 है, 2 है, 3 4 5 6। सो एन ऑफ ए कितना होगा, 6 होगा। सिंपल, समझे, सब समझ गए है ना। सो ये था कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट, जिसको हम डिनोट करते हैं एन ऑफ ए। और जो मतलब सेट जो दिया है, अगर सेट बी है तो एन ऑफ बी हो जाएगा, सेट अगर जेड है तो एन ऑफ जेड हो जाएगा। इसको हम एन से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट, जो भी हो, ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, कुछ भी हो, है ना। सो इसके बाद हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट सेट। अब ये क्या बला है भाई, इक्विवेलेंट सेट पता नहीं कैसे कैसे सेट है। देखो यहाँ पे है टू फाइनाइट सेट A and B said to be equivalent if n of A is equal to n of B। समझे? इक्विवेलेंट सेट कब होगा, जब एक फाइनाइट सेट ए एन बी, मान लेते हैं ए एन बी एक फाइनाइट सेट है जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, वो इक्विवेलेंट होंगे जब नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट बी। यानी यहाँ पे दिया है नंबर ऑफ एलिमेंट, जो ए में जितने एलिमेंट होंगे अगर बी में भी उतने एलिमेंट हुए तो वो दोनों सेट हो जाएंगे इक्विवेलेंट सेट, यानी एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ बी। जब ये कंडीशन होगा तो हम उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। तो यहाँ पे कुछ ऐसा पॉइंट है, पॉइंट में क्या है, एक सेकेंड, हाँ पॉइंट पे है कि इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट बट इक्विवेलेंट सेट्स नीड नॉट टू बी इक्वल। इसका मतलब क्या है, यानी बोला है जो सेट इक्वल है वो इक्विवेलेंट है, बट जो सेट इक्विवेलेंट हो वो इक्वल भी हो, ऐसा कुछ मतलब इक्वल हो ऐसा कोई मतलब वो नहीं है, बात नहीं है, यानी इक्वल नहीं भी हो सकता है। कैसे, हम एग्जांपल लेते हैं, हम ए को पकड़ लेते हैं 1 2 3, बी को भी पकड़ लेते हैं 1 2 3, यानी वो दोनों एक इक्वल है। इक्वल सेट हमने डिस्कस किया था कि 1 ए में भी है 1 2 3, सो ए के सारे एलिमेंट बी में है, यानी बी में भी है 1 2 3, और बी में जितने एलिमेंट हैं यानी 1 2 3 वो सेम ए में भी है 1 2 3, उससे एक भी कम नहीं एक भी ज़्यादा नहीं। तो जब ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे और बी के सारे एलिमेंट ए में होंगे तो हम उसको बोलेंगे इक्वल सेट। सो जब इक्वल सेट होंगे यानी हम पकड़ लेते ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल भी 1 2 3, हमें मतलब वो इक्वल है, सो वो इक्विवेलेंट भी हो जाएंगे। यानी नंबर ऑफ ए कितना होगा, यहाँ पे 1 2 3 है यानी 3 है, तो वहाँ पे भी 3 ही होगा। सो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 3, सो नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 3, यानी ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है, यानी वो सेट इक्वल है। लेकिन इक्विवेलेंट सेट इक्वल नहीं भी हो सकता है, वो कैसे, हम वो एग्जांपल से समझेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए इज इक्वल टू 1 2 3 यहाँ पे पकड़ा है, बी इज इक्वल टू 11 12 एंड 11 13 15। यहाँ पे एन ऑफ अगर हम ए निकालेंगे तो क्या है 1 2 3, एन ऑफ ए, यहाँ पे देखो एन ऑफ ए इज इक्वल टू 3, एन ऑफ बी कितना है 1 2 3, एन ऑफ बी इज इक्वल टू 3। ये इक्विवेलेंट है बट इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है, बिकॉज इक्वल होने के लिए ए में जितने एलिमेंट है वो बी में होने चाहिए और बी में जितने एलिमेंट है वो ए में भी होने चाहिए। 1 2 3 बी में नहीं है और 11 13 15 ए में नहीं है, यानी वो इक्वल नहीं है। यानी इक्वल
सेट जो है वो इक्विवेलेंट हो सकते हैं, बट इक्विवेलेंट सेट इक्वल नहीं भी हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। समझ रहे हो, मतलब यही है इक्विवेलेंट सेट। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे कि क्या है एक्चुअली सबसेट। ये तो हम बहुत बेसिक बात पढ़ रहे हैं अभी, तो सबसेट, ये प्रॉपर सबसेट, यूनिवर्सल सेट, ये तो हम 9th क्लास में भी पढ़ के आए हैं। बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना मतलब हिंट दे रहा हूँ कि मतलब रिफ्रेश कर रहा हूँ, है ना। सबसेट क्या होता है? इफ़ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, we can say that A is a subset of B and written as A is subset of B। इसको ऐसा लिखते हैं सबसेट को, C के नीचे एक डंडी डाल दो, A is a subset of B। यानी क्या बोला है, A में जितने एलिमेंट है अगर वो B में होंगे तो A B का सबसेट होगा। सपोज A इज इक्वल टू 1 2 3, B इज इक्वल टू 1 2 3 4। सो A में जितने एलिमेंट है 1 2 3, सो A में जितने एलिमेंट है 1 2 3 वो B में तो है, B में एक्स्ट्रा भी एक है, बट B में है ना, A में जितने एलिमेंट है वो B में तो है, यानी A B का सबसेट होगा। अगर सबसेट में हम देखें A एंड B इक्वल भी हो सकता है। कैसे? मान लो A इज इक्वल टू 1 2 3, B इज इक्वल टू 1 2 3, A में जितने एलिमेंट है वो B में तो है, यानी 1 2 3 बी में भी है, सो ए बी का सबसेट भी हुआ ना, इक्वल भी हुआ, सबसेट भी हुआ। ए भी बी का सबसेट हुआ और बी भी ए का ही सबसेट हुआ। समझ रहे हो? सो ऐसे हो सकता है सबसेट में। अब यहाँ पे क्या दिया है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन बी इज कॉल्ड ए सुपर सेट ऑफ ए। यहाँ पे क्या बोला है, अगर ए बी का सबसेट है तो बी ए का सुपर सेट है, यानी बी में ए के सारे एलिमेंट है। वही है सुपर सेट का मतलब, वही है कि बी में ए के सारे एलिमेंट है, सुपर सेट। रिटर्न एज बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। इसका उल्टा कर दो बस, बी को आगे लेके आओ, ए को पीछे लेके जाओ, सुपर सेट। ये है सबसेट, ये है सुपर सेट। अभी हम पढ़ेंगे क्या, प्रॉपर, है ना। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी देन ए इज सेड टू बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड इट इज रिटन एज ए इज अ सबसेट ऑफ बी। यहाँ पे क्या बोल दिया अभी, यहाँ पे बोला है कि ए अगर बी का सबसेट हो, यानी ए में जितने एलिमेंट हैं वो बी में भी हो, बट ए एंड बी इक्वल नहीं हो, तो ए बी का प्रॉपर सबसेट होगा। इसको हम कैसे लिखते हैं, ए लिख के एक सी, यहाँ पे देखो सबसेट में एक चीज़ नोटिस करोगे, सी के नीचे एक डंडी है, बट प्रॉपर सबसेट में ओनली एक सी है। इसको सी नहीं बोलते, मैं सी की तरह है ना, तो मैं सी बोल रहा हूँ, तो सी मत के लिख के आना बस, एग्ज़ाम में आए तो ये सी की तरह है, मैं इसीलिए सी बोल रहा हूँ, सी मत समझ लेना इसको। तो इस पे देखो, ये जो सी की तरह है, इसके नीचे एक डंडी है, ये सबसेट का है, तो प्रॉपर सबसेट में वो नहीं है, तो यही डिफरेंस है इन दोनों में। सो प्रॉपर सबसेट और सबसेट का मेन डिफरेंस क्या है, सबसेट में क्या हो सकता है, सबसेट में हो सकता है कि ए एंड बी इक्वल भी हो सकते हैं। अगर सबसेट में देखें तो ए एंड बी इक्वल हो सकते हैं, लेकिन प्रॉपर सबसेट में ए एंड बी इक्वल नहीं हो सकते, तभी प्रॉपर सबसेट होगा। यानी बी में कुछ एक्स्ट्रा होना ही होना है। समझे? एग्जाम्पल से समझेंगे, ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 1 2 3 4। ए में जितने एलिमेंट है वो बी में है और बी में कुछ एक्स्ट्रा है, यानी ए बी का प्रॉपर सबसेट हुआ। ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है ऐसा मैं समझता हूँ। आई होप कि सबको क्लियर होगा, है ना। सो यहाँ पे और एक चीज़ है जो है यूनिवर्सल सेट। समटाइम्स इट हैपेंस दैट ऑल द सेट अंडर डिस्कशन आर द subset of a certain set. This is called universal set, denoted as U। यूनिवर्सल सेट मतलब क्या है, सपोज कर लो A इज इक्वल टू 1 2 3, B इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 1 2 3, B इज इक्वल टू 3 4 5 एंड C इज इक्वल टू 5 6 7। ये जो सारे के सारे सेट है वो
एक ऐसे सेट के अंडर में होगा जिसको बोलेंगे यू। हाँ, तो मतलब समझने की कोशिश करो, यानी अगर देखो तो a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू 3 4 5 एंड c इज इक्वल टू 5 6 7, यानी 1 से लेकर 7 तक ये जितने एलिमेंट है वो अगर एक एलिमेंट में हो जाए तो उसको ही हम यू बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। यानी ए सेट, बी सेट और सी सेट के सारे एलिमेंट अगर एक ही सेट में होंगे तो उसे हम यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। यानी यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7। सो ए में 1 2 3 है, बी में 3 4 5 है, तो सी में 5 6 7 है, तो यू उसका क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट हुआ। सो यहाँ पे कुछ ऐसा मैंने लिखा भी है शायद से, है ना। हाँ, तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 2 3 5, सी इज इक्वल टू 6 8 9। सो यू क्या होगा, इन ये जो तीन है सेट, ये तीनों के एलिमेंट अगर एक में आ जाए तो उसे यू में यू बोलेंगे। 1 2 3 5 6 8 9, ये सारे के सारे एलिमेंट एक ही अगर सेट के अंडर पे आ जाए तो उसे हम यू बोलेंगे। क्लियर है सबको, सब कुछ क्लियर है। हाँ, तो नेक्स्ट क्या है, पावर सेट। पावर सेट, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट। The collection of all possible subset of a given set is given set A is called power set of A, denoted as P of A। हमने पहले पढ़ा था N of A, number of element present in A, और ये है power set of A, P of A, power set of A, denoted by क्या होता है, पावर ऑफ ए। मतलब यहाँ पे बोला है ए एक ऐसा सेट है जिसका हमको पावर सेट निकालना है। तो ए सेट में जितने एलिमेंट होंगे वो ए के सबसेट होंगे। तो ए जो सेट है उसके एवरी पॉसिबल सबसेट को ही हम पावर सेट बोलेंगे। हम अगर ए सेट के एवरी पॉसिबल सबसेट को एक साथ कॉमा देके लिखे तो वो होगा पावर सेट। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, ए इज इक्वल टू ए एन बी, ए बी। सो पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, ए का सबसेट, एवरी पॉसिबल सबसेट। एवरी पॉसिबल सबसेट क्या होगा, हम ऐसे लिखेंगे, देखो ए के अंदर है, ए का मतलब है पूरा ए बी। सो ये जो एक ए है तो ए इस ए के अंदर है, यानी हम बोल सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ ए। फिर वैसे ही बी भी ए के अंदर है तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए कोमा लिखेंगे बी। फिर देखो ये ए बी, एक बात नोटिस कर लो, नोट कर लो ये कि अ सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ए का ही सबसेट होगा, यानी कोई भी सेट ले लो वो सेट खुद का ही सबसेट होता है। यानी ए बी, ए इज इक्वल टू ए बी, सो ए बी ए का सबसेट हुआ तो हम लिख सकते हैं ए बी। हो गया, तीन हो गए, है ना। ए बी भी हम लिख सकते हैं, यानी एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी जितने भी सेट हैं वो खुद के ही सबसेट होते हैं। सो हम ए बी भी लिख सकते हैं, और हम लिख सकते हैं फाई, इतने ही होंगे। फाई क्यों, क्योंकि फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, एवरी पॉसिबल सेट। जितने भी सेट होंगे फाई उन सभी का सबसेट होगा। एंड सेट खुद का भी, जो सेट होता है वो खुद का भी एक सबसेट ही होता है, एंड उसके एलिमेंट भी होते हैं। तो पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, ए बी एंड फाई। ये हो गया, बात हो गया, डन। समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए, क्वेश्चन क्या है, इफ ए इज इक्वल टू 1 and 2 देन फाइंड द पावर ऑफ ए।
मैंने इसको जैसे किया है तुमको भी वैसे ही करना है, बहुत इजी है, करो, ट्राई करो एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कमेंट करके कि इसका आंसर क्या होगा। अगर नहीं कर पाए तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ऐसा लिख देना क्वेश्चन 1 आंसर लिख के, ये मतलब इसका पावर सेट लिख के देना। अगर कर पाए तो, कर तो पाओगे मेरे को लग रहा है, बट ट्राई ज़रूर करना। अगर कर नहीं भी पाओ तो भी कोई बात नहीं है, बट ट्राई ज़रूर करना, बिकॉज ट्राई करना इम्पोर्टेंट है। अगर ट्राई नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। ट्राई ज़रूर करना है। अगर आप कर नहीं भी पाओ तो भी कोई बात नहीं, बट ट्राई ज़रूर करना है। सो ये हो गया। अभी यहाँ पे एक हम ट्रिक जानेंगे, जिस ट्रिक की मदद से हम ये बता सकते हैं कि पावर सेट टोटल कितने होंगे। वो 9th क्लास में भी हम पढ़ के आए हैं कि पावर सेट हम टोटल कितने होंगे वो कैसे पता चलेगा। यहाँ पे सपोज मैंने पावर सेट ऑफ ए लिख दिया है, ये 4। सपोज मेरे से कुछ छूट गया, अगर ये 4 से ज़्यादा हुए तो वो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये इसके 4 ही होंगे। उसको हम पता लगाएंगे 2n फॉर्मूले से। 2n का फॉर्मूला क्या होता है, यानी 2n, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे देखो a, सो हम n ऑफ a निकालेंगे। n ऑफ a कितना होगा, a(n)b यानी 2। सो हम 2 की पावर में n की जगह ये n मतलब क्या होता है, सेट में जितने एलिमेंट है उसको हम हिसाब करके n की जगह पे बिठा देंगे, यानी 2n ऑफ a। एलिमेंट को हम कैसे निकालते हैं, n ऑफ a की मदद से, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन समथिंग, है ना। सो a में कितने हैं, a(n)b है, a(n)b मतलब 2 है। सो n ऑफ a 2 हुआ, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो 2 यानी 4, देख रहे हो। तो हमने 4 निकाल लिए। तो ऐसे आप निकाल सकते हो कि टोटल कितने एलिमेंट मतलब होंगे पावर सेट में। तो ये क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि यहाँ पे दिया है इफ़ a इज इक्वल टू 1 and 2 देन फाइंड द नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ a। बहुत सिंपल है, अभी मैंने समझा कि क्या है कि कैसे करते हैं। तो ये भी आपको कमेंट में करना है, बहुत इजी है। अगर नहीं कर पाए तो हम सेकंड लेक्चर पे इसको कवर कर लेंगे, बट ट्राई ज़रूर करना है। ट्राई नहीं करोगे तो नहीं होगा, है ना। तो ट्राई, गिव अ ट्राई, ट्राई करके कमेंट में बताना मत भूलना। हाँ, सो हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पे है यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट बहुत इजी है, ये क्लास 9 में हम पढ़ के आए हैं। यूनियन ऑफ सेट मतलब पकड़ लो एक सेट है जिसको हम बोलते हैं ए, और एक सेट है जो है बी। ए मान लो, ए सपोज कर लो तुम 1 2, बी इज इक्वल टू हम पकड़ लेते हैं 4 and 5। हैंड राइटिंग बहुत गंदी है मेरी, उस पर ध्यान मत दो, कॉन्सेप्ट समझो, पहले भी बता रहा हूँ, है ना। तो हैंड राइटिंग इग्नोर करो बस, और कुछ ना है। सो ए इज इक्वल टू 1 and 2 है, बी इज इक्वल टू 4 and 5 है। सो यूनियन कैसे करते हैं, यूनियन का मतलब है ए एंड बी को मिला के लिखना। ए एंड बी के एलिमेंट को साथ में लिख देना, यानी हम लिखेंगे ए में है 1 and 2, बी में है 4 and 5। सो ए एंड बी को हम साथ में लिख देंगे। साथ में कैसे लिखेंगे, यूनियन का सिंबल ऐसा होता है यू, हाँ ये होता है ए यूनियन बी। इसका हम यूनियन, ये तो सबको पता है, क्लास 9 में ही है, तुम लोगों को पता भी होगा, मैं पता नहीं फिर भी क्यों बता रहा हूँ। हाँ, ए यूनियन बी, इसको हम कैसे लिखेंगे, इन दोनों में जितने एलिमेंट हैं हमको सबको एक साथ लिख देंगे 1 2। बट एक चीज़ याद रखना, रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे 2 है सपोज 1 2, यहाँ पे 2 4 5 है, तो 2 2 को हम 2 बार नहीं लिखेंगे, 2 2 है तो 1 ही लिखेंगे, एक बार ही लिखेंगे, रिपीटेशन नहीं होगा यहाँ पे, वो याद करना ज़रूरी है। 4 and 5 समझे। इन दोनों के एलिमेंट को एक साथ लिख दो, ए यूनियन बी, बहुत ईजी है। यूनियन बहुत ईजी है, जितने भी एलिमेंट है दोनों या तीनों सेट में, यूनियन का मतलब है कि सबको एक साथ लिख दो बस। ये सिंबल देके ए यूनियन बी, अगर 3 है तो ए यूनियन बी यूनियन सी, या फिर जो भी नेम है सेट के, यूनियन देके सब कुछ एक साथ लिख डालो, बस रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। फिर क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ये भी बहुत ईजी है। इंटरसेक्शन को हम सपोज कर लो ए इज इक्वल टू, मैंने पकड़ लिया 1 2,
है ना। बी इज इक्वल टू मैंने पकड़ लिया 4 and 5। ओके, बी को पकड़ लिया मैंने 4 and 5, सेम ही पकड़ रहा हूँ ताकि समझ में आए। सॉरी, यहाँ पे मैंने ना कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। नहीं, मैं पहले सिंपल से जाता हूँ, 1 and 2। सो बी में मैं करूँगा 2 3, है ना, 2 3। इंटरसेक्शन का मतलब है जितने सेट है यानी ए एंड बी सेट में जो कॉमन आ रहा है उसको हम लिखेंगे इंटरसेक्शन। यानी इंटरसेक्शन का सिंबल है ए उल्टा यू, यानी इंटरसेक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों सेट में जो एलिमेंट में जो कॉमन एलिमेंट है उसको हम लिखेंगे। यहाँ पे कॉमन क्या है, देखो 1 2 है, यहाँ पे 2 3 है। देखो 2 ए में भी है 2 बी में भी है, ए इंटरसेक्शन बी मतलब 2। अगर इस वाले एग्जाम्पल पे देखें तो 1 and 2 है, तो बी में है 4 and 5। तो यहाँ पे तो बोलोगे तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या लिखेंगे, कुछ भी नहीं है तो क्या लिखते हैं, 5 लिखते हैं, है ना, 5 लिखते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, इस केस में क्या होगा, 5 होगा। तो घबराना नहीं है अगर क्वेश्चन में ऐसा आए कि ए इज इक्वल टू 1 and 2 फिर बी इज इक्वल टू 4 and 5, ऐसा अगर कुछ आए जिसमें कॉमन ना निकले तो ए इंटरसेक्शन बी को हम कैसे लिखेंगे, फाई की मदद से, फाई की मदद से लिखेंगे ए एंड बी को। तो अभी हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पे क्या है हम देख लेते हैं। नेक्स्ट पे है जो है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या है, टू सेट ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट। ये सपोज कर लो ए एंड बी है, तो ये डिसजॉइंट कब कहलाएंगे, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। यहाँ पे जब हमने ऐसे निकाला था 5, अगर ए एंड बी का इंटरसेक्शन 5 आ रहा है तो वो एक डिसजॉइंट सेट है। बस उतना ही है, और कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है, बस उतना ही है डिसजॉइंट सेट। यानी अगर ए एंड बी दो सेट है, अगर उनका इंटरसेक्शन आपको 5 मिल रहा है तो वो एक डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। सो अभी हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। डिफरेंस ऑफ सेट, ये बहुत इजी मैं टॉपिक पे जा रहा हूँ, बहुत इजी टॉपिक है। डिफरेंस ऑफ सेट पकड़ देते हैं, ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 2 3 4। ए एंड बी का डिफरेंस हमको निकालना है, यानी डिफरेंस को हम ऐसा लिखते हैं ए माइनस बी। जैसा माइनस करते हैं वैसा माइनस कर देना, यानी इससे इसको हटा देना है, समझ रहे हो, इस चीज़ से इस चीज़ को हटा देना है। सो ए डिफरेंस बी मतलब ए माइनस बी मैं बोल रहा हूँ, ए माइनस बी का आंसर हमेशा ए में से आएगा। ये नोट कर लो कि ए माइनस बी में चाहे कुछ भी हो, आंसर हमेशा ए में से ही आएगा, बी में से नहीं आएगा। बी को हम कट कर देंगे। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे 2 3 4 है। सो इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से हम करेंगे कि बी को हम हटा देंगे, माइनस कर देंगे, बी को गायब कर देंगे। बी को गायब कर देंगे तो क्या गायब हो जाएगा, 2 3 4 गायब हो जाएगा। यहाँ पे देखो 2 3 यहाँ पे भी है, अगर हम इसको हटा रहे तो यहाँ से भी हम 2 3 को हटाना पड़ेगा, यानी ए माइनस बी का आंसर आएगा ओनली 1, बिकॉज 2 3 4 को हम बी को कम्प्लीटली हटा देंगे। अगर बी का कोई एलिमेंट ए में है तो वो भी हट जाएगा, साथ में ही हट जाएगा, समझ रहे हो। तो ए माइनस बी का आंसर आएगा 1, बिकॉज आंसर हमेशा ए में से आएगा। तो ए में ये चला गया, यानी ये दोनों भी चला गया, तो ए में क्या बचा, 1। सो आंसर हमेशा ए में से आएगा और हम बी को छोड़ देंगे, बी को ख़त्म कर देंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। ए इज इक्वल टू, अगर हम पकड़े क्या पकड़ा हूँ मैं, 1 2 3, बी इज इक्वल टू क्या है, 4 5 6। यहाँ पे क्या होगा, दिख रहा है ना, हाँ, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बोलोगे यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, ए से हम बी को माइनस कैसे करें, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं,
बी का एलिमेंट कुछ ए में है ही नहीं, अब कैसे होगा माइनस? अरे भाई मैंने क्या बोला है, आंसर ए में से आएगा, हमने क्या करना है, बी को हटा देना है। बी को हटा देंगे, बी मतलब 4 5 6 को हटा देंगे, तो जो बच गया वो मतलब 4 5 6 को हटाने के बाद ए में जो बच गया वही आंसर होगा। माना कि इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या हुआ, आंसर तो ए में से ही आएगा ना, आंसर तो ए में से ही आएगा। तो ए में से आएगा तो क्या करेंगे हम, बी को हम हटा देंगे, बी को हम गायब कर देंगे। बी को गायब करने के बाद क्या बचेगा, ए में 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा। अगर बी का कुछ कॉमन ए में होता तो वो भी हट जाता एक बी के साथ, नहीं है तो ए में जितने एलिमेंट है वही बैठ जाएंगे, यानी ए माइनस बी का आंसर क्या होगा, ये 1 2 3। ए मत लिख के आ जाना बस, ए माइनस बी का आंसर ए नहीं, एलिमेंट लिखोगे, एलिमेंट, समझ रहे हो। अभी हम लास्ट पे जा रहे हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट पे जा रहे हैं, जो एक थ्योरम है हम उसको प्रूव करेंगे। यहाँ पे थ्योरम क्या है, इफ़ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट, देन ये थ्योरम नोट कर लो। हाँ, इफ़ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट देन एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यानी यहाँ पे क्या बोला है, ए एंड बी फाइनाइट सेट है, यानी उसके एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं। तो ए यूनियन बी में जितने एलिमेंट होंगे उसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर एन ऑफ ए यानी नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए प्लस बी को जोड़ के ए इंटरसेक्शन बी को इन दोनों में से माइनस कर दे, तो जो आंसर आएगा वो एन ऑफ ए यूनियन बी के समान होगा। ये एक थ्योरम है, यानी ये इसको हम प्रूव करके भी दिखाएंगे कि ये क्यों है। सो ये मतलब इस थ्योरम को यूज़ करके हम बाकी एग्जाम्पल मतलब बाकी जो क्वेश्चंस है एक्सरसाइज 1.1 1.2 ऐसे 1.34 वहाँ पे इसका यूज़ करके, और बाकी कुछ और थ्योरम है वो भी दिखाएंगे, उसका यूज़ करके ये करेंगे। अभी हम इसको प्रूव कर रहे हैं बिकॉज ये एग्ज़ाम में आता है 3 मार्क का या फिर 4 मार्क का, तो ये आता ही आता है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम इसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो प्रूव में क्या होगा, पहले तो 2 केस बनेंगे इस चीज़ में, 2 केस बनेंगे। केस कितने बनेंगे, 2। हम लिखेंगे केस, तो हम फर्स्ट केस पे जा रहे हैं। हमने CID इन्वेस्टिगेशन लगा दिया है। पहला केस क्या है, लेट, हम पकड़ लेंगे, लेट ए एंड बी आर डिसजॉइंट क्या लिखा, ए एंड बी डिसजॉइंट है। वेन डायग्राम बनाना किस किस को आता है, पहली बात ये बताओ, वेन डायग्राम बनाना आता है ना। यहाँ पे हम बना रहे हैं एक वेन डायग्राम, एक टट्टी सा मैंने वेन डायग्राम बना लिया है। ये है यू, इतना तो सब कुछ आता है। ये क्या है, डिसजॉइंट है, यानी एक आपस मतलब ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं ऐसा। ये है ए, ये है बी। बहुत ही घटिया ड्राइंग है फिर भी समझने के लिए। यहाँ पे क्या है, ए एंड बी आर डिसजॉइंट। सो हम क्या लिख सकते हैं, अगर ए का इंटरसेक्शन में करवाऊँ बी के साथ तो आंसर क्या आएगा, ए एंड बी डिसजॉइंट है, यानी ए एंड बी आपस में कनेक्टेड नहीं है। सो ए एंड बी का इंटरसेक्शन क्या आएगा, फाई आएगा, यानी ए का कुछ एलिमेंट और बी का इन दोनों के एलिमेंट से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो आंसर क्या होगा, फाई। मतलब डिसजॉइंट का मतलब ही है ना, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई। डिसजॉइंट का मतलब ही वो है कि ए अगर इंटरसेक्शन बी से करेगा तो वो आंसर फाई देगा। सो हम क्या निकालेंगे अभी, सो निकालेंगे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0। 0 कैसे होगा समझो, ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट है, 5, नथिंग, कुछ भी नहीं है, एक भी एलिमेंट नहीं है। मतलब कितने एलिमेंट है, 0 एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ ही निकाल रहे हैं ना, नंबर निकाल रहे उसका कितना एलिमेंट है वो निकाल रहे, नंबर निकाल रहे, तो वो होगा 1 और सॉरी 0 एलिमेंट है। 5 मतलब 0 ना, कुछ भी नहीं है। नथिंग का मतलब क्या होता है, 0 भी नथिंग को समझाने के लिए होता है ना।
सो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या होगा? 0। सो अभी इसको यूज़ करके हम लिखेंगे, देखो अब लिखेंगे, देखो कि एक एक चीज़ देखो, अगर हम ए यूनियन बी निकालना है तो ए यूनियन बी इसको देख के बोलो ए यूनियन बी कैसे निकालोगे? इस यूनियन कैसे करते हैं? इन दोनों को प्लस कर देते हैं, इन दोनों को एक साथ लिखते हैं ना, तभी यूनियन होता है। तो यूनियन इसको निकालने के लिए यानी नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी को हम कैसे निकालेंगे? इसका और इसका प्लस करके ही ये निकलेगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तभी ये बनेगा। यूनियन का मतलब ये है कि इन दोनों को एक साथ लिखना है। सो नंबर में ही तो वही होगा ना, तो नंबर ऑफ ए है ना, सो प्लस नंबर ऑफ बी, तभी तो ए यूनियन बी बनेगा। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? सो अभी हम क्या करेंगे, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। अभी हम क्या करेंगे, देखो 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 देखो, यहाँ पे देखो, हमको पता है कि 0 अगर किसी चीज़ से माइनस हो तो वो आंसर सेम ही रहता है, 0 अगर किसी चीज़ से प्लस हो तो भी आंसर सेम आता है, अगर 0 को किसी चीज़ से डिवाइड किया जाए तो भी आंसर क्या आता है? 0 आता है। तो उस पर तो नहीं जा रहे, प्लस माइनस पे जा रहे हैं। 0 किसी के साथ प्लस होगा तो आंसर वो पहला ही होगा, पहला मतलब जो था। अगर 0 को किसी चीज़ से माइनस करेंगे तो आंसर वो पहला वाला आंसर ही आएगा ना। 0 को प्लस करो माइनस करो उसकी वैल्यू कुछ होती नहीं है, तो उससे इस इक्वेशन पे कुछ फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि -0, इक्वेशन सेम ही रहा, तो 0 को माइनस करना ना करना सेम ही है ना, दिख तो रहा है ना, हाँ सेम ही है। यहाँ पे ये तो हो गया, प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक समझ में आ रहा है। यहाँ तक हमने क्या किया, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस 0। 0 का माइनस करना ना करना एक ही है, इसको ये 0 -0 करने से इस इक्वेशन पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सो अभी हम क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस, अभी देखो 0 को ध्यान से देखो और ये फर्स्ट इक्वेशन देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0। तो हम 0 की जगह एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बैठा सकते हैं कि नहीं? बोलो हाँ कि ना, हाँ कि ना। 0 है तो यहाँ पे भी 0 है, तो 0 इसके समान है, तो हम 0 की जगह ये बैठा सकते हैं। तो हम लिख देंगे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हो गया प्रूफ, यही प्रूफ करना था ना, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रूफ कर दिया, देखो एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये तो था केस 1। अभी हम करेंगे केस 2। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम करेंगे केस 2। अभी हम फिर से बनेंगे CID सच्चा और केस सॉल्व करेंगे, है ना। केस क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। हम फिर से बनेंगे CID। अभी CID बन के हम क्या करेंगे, केस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे केस जो सेकंड केस है उसको भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इफ ए, क्या हैंड राइटिंग है भाई, ए एंड बी आर जॉइंड। अब ये क्या लिख दिया भाई, इफ ए एंड बी आर जॉइंट। तो पहले तो हमने लिखा था डिसजॉइंट, अभी हम फिर से एक टट्टी सा वेन डायग्राम बना लेंगे। भाई पता नहीं मैं कैसे कैसे ड्राइंग बना रहा हूँ यार। हाँ ये दिख दिया मैंने यू। अबे भाई मैंने गलत कर दिया, ले क्या यार, कर लो बात, भावनाओं में मैं बह गया थोड़ा सा, कोई ना, होता है, ह्यूमन एरर हो जाता है कभी कभी। हाँ ये जॉइंट है ना, ये है ए, ये है बी और ये है यू। इसको तो छोड़ो भाई, ये कुछ ही बन गया, क्या बन गया, हाँ ये नहीं है ना, तो ये है इफ़ ए एंड बी आर जॉइंट, यानी ये दोनों जॉइंट है। तो हम इसको थोड़ा सा पेंटिंग कर देंगे, थोड़ा सा पेंटिंग कर देते हैं।
क्या जा रहा है भाई, महंगा दिखेगा थोड़ा सा, है ना। और टट्टी बना दिया मैंने महंगा करने के चक्कर में। हाँ तो चलो वो सब बात नहीं करते। यहाँ पे क्या है, जॉइंट है एंड। जॉइंट का मतलब क्या होगा, ए इंटरसेक्शन अगर हम बी से कराएंगे तो वो फाई नहीं आएगा, फाई नहीं आएगा। अगर वो जॉइन होगा तो यहाँ पे कुछ तो कॉमन आएगा ना, तो वो ए इंटरसेक्शन बी फाई नहीं होगा, इस बार वो फाई नहीं होगा। तो अभी हम क्या लिखेंगे, अभी एक चीज़ तुम जान लो, इस पार्ट को इस पार्ट को इस पार्ट को, ये जो यहाँ पे मैंने ऐसे ऐसे किया ना, इस पार्ट को हम बोलते हैं क्या, ए माइनस बी। ये याद रखना, इस पार्ट को हम बोलते हैं ए माइनस बी। फिर ये ऐसा जो किया है, इस पार्ट को हम बोलते हैं बी माइनस ए। आय हाय हैंड राइटिंग, बी माइनस ए। और ये जो बीच में बचा हुआ है खाली खाली फोकट, इसको हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ये क्लियर है, इतना तो क्लियर है ना, दिख तो रहा है ना, बहुत बढ़िया तरीके से दिख रहा है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। इसको हम बोलेंगे ए माइनस बी। ए माइनस बी कैसे होगा, देखो ये बी ए की जगह पे आ रहा है, यानी इस पूरे ए से इस पार्ट को हम माइनस कर देंगे तो ये ए माइनस बी ही आ जाएगा ना, समझ रहे हो। यहाँ पे इतना मत ध्यान दो, बस इसको याद रखो, इस पार्ट को बोलते हैं ए माइनस बी, इस पार्ट को बोलते हैं बी माइनस ए, और बीच को बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। समझ रहे हो, हाँ कि ना। अभी यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, लेट एन ऑफ ए, दिख रहा है ना भाइयों, हाँ, एन ऑफ ए इज इक्वल टू पी, एन ऑफ बी इज इक्वल टू क्यू, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू आर। ये हम पकड़ लेंगे। हाँ तो अभी हम क्या लिखेंगे, हमको क्या निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है। ओके, ए यूनियन बी निकालना है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वो ऊपर का नोट कर लेना। हाँ यहाँ पे दिख रहा है, ए यूनियन बी निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो ए यूनियन बी, इस डायग्राम को देखो, इस टट्टी डायग्राम को देखो, जो भी है समझ आना चाहिए बस। हाँ इस डायग्राम को देखो, यहाँ पे ए यूनियन बी, यानी इस पूरे इन दोनों सर्कल के पार्ट को लिखना है। उसको कैसे लिखोगे बताओ, कैसे लिखोगे, जल्दी जल्दी बताओ कैसे लिखोगे। हाँ हाँ वही जो तुम सोच रहे हो वही। हाँ हम क्या करेंगे, इन तीनों पार्ट को प्लस कर देंगे, यूनियन कर देंगे इन तीनों पार्ट को, ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए अगर साथ में लिखेंगे तभी ये बनेगा ना, ए यूनियन बी, ये पूरा। समझ रहे हो कि नहीं, हाँ या ना, समझ गए होगे। ए माइनस बी यूनियन, यूनियन मतलब एक साथ लिखना, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी माइनस ए। यहाँ तक समझ गए, यानी इन तीनों पार्ट को एक साथ लगा देंगे तो ए यूनियन बी बन जाएगा। ओके, सो हमको क्या निकालना है, एन ऑफ ए यूनियन बी निकालना है ना, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होगा, एन ऑफ सेम ही रहेगा ए माइनस बी, ये यूनियन के जगह पे ना यहाँ पे प्लस आ जाएगा, एन ऑफ प्लस और यूनियन सेम ही होता है। सो ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ, दिख रहा है हाँ, बी माइनस ए। अभी देखो जादू, अभी होता है जादू, देखो अभी हम जादू करेंगे, देखो तुम, एन ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए माइनस बी को देखो, ए माइनस बी यानी इस पार्ट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये बताओ तुम, इस पार्ट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे। हाँ सोच रहे हो ना, वही है, इस पार्ट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो इस पूरे ए को देखो और इस पार्ट को देखो, अगर हम इस पूरे ए से इस बीच के इस चीज़ को हटा दे तो ये वाला पार्ट निकल आएगा, ये जो ऐसे क्या है पार्ट निकलेगा कि नहीं, हाँ कि ना, ए माइनस बी निकलेगा। हाँ ए में से अगर हम ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देंगे तो क्या होगा, ए माइनस बी निकल के आएगा। हमने ए को क्या पकड़ा था, ये देखो पी, सो हम क्या लिखेंगे, पी
माइनस क्या, इस पूरे ए से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी को हमने क्या लिखा था, आर, पी माइनस आर प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी को हमने क्या लिखा था, आर प्लस आर, दिख रहा है, प्लस एन ऑफ बी माइनस ए। अभी बी माइनस ए को देखो, बी माइनस ए, इस पार्ट को हम कैसे निकालेंगे, इस पूरे बी से अगर इसको माइनस कर देंगे तो ये वाला ही निकल आएगा, है ना। तो पूरे बी को हमने तो पकड़ा था क्या, क्यू, और इस वाले पार्ट को ए इंटरसेक्शन बी को हमने पकड़ा था आर। आर समझे, समझे कि नहीं समझे, समझ गए होगे। ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ब्रैकेट को हटा देंगे, P माइनस आर प्लस क्यू माइनस आर, या प्लस आर और माइनस आर जाएगा कैंसिल, इतना तो आता होगा, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। चलो प्लस आर गया माइनस आर गया तेल लेने, फिर हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी लिखेंगे, ये जो है वो लिख देंगे, ये माइनस भी जाएगा ना, माइनस आर और प्लस आर जाएगा, तो पी के बाद माइनस ना लिख दियो, बस P प्लस क्यू माइनस आर हो गया, इक्वेशन बन गया। अभी इसको देख के तो तुम्हारे चेहरे में हंसी आ गई होगी, बिकॉज हमने तो प्रूफ तो कर ही दिया प्रूफ, और बचा ही क्या है, क्या ही बचा है, कुछ भी नहीं बचा, हो ही गया, देखो हो गया, कुछ भी नहीं बचा। क्या है, P प्लस क्यू, P की वैल्यू हमने क्या ली थी, एन ऑफ ए, आ रहा है लाइन में, आ रहा है ना, प्लस क्यू की वैल्यू हमने क्या ली थी, एन ऑफ बी, माइनस देंगे आर की वैल्यू हमने क्या ली थी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हो गया भाई साहब, देखो एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यही प्रूव करना था, है ना, यही प्रूव करना था, और हमने दोनों केस सीआईडी चिट्टा बन के हमने दोनों केस जो है सॉल्व कर दिए हैं, हमने दोनों प्रूफ जो है कर दिए हैं, ये दोनों जो प्रूफ है हो चुके हैं। अब आप इसको नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद हम अभी देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, कुछ इम्पोर्टेंट जैसे थ्योरम नहीं बोलेंगे, कोरोलरी हम देखेंगे, है ना। तो चलिए उसको देखते हैं फटाफट। सो ये देखो, ये है कोरोलरी। तो ये फर्स्ट पे क्या है, एन ऑफ ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट तो आता है ना, क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट को, एन ऑफ ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन क्या होगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। यूनियन का मतलब क्या है, इन दोनों को प्लस करना, प्लस करके लिखना, यानी ए को और ए कॉम्प्लीमेंट को प्लस करके लिखना ही हुआ ना। सो एन ऑफ ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट मतलब एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, बहुत सिंपल है। ये आपको ना ये सब याद रखना है, बिकॉज ये क्वेश्चंस बनने में बहुत हेल्प करते हैं, इनसे क्वेश्चंस बनेंगे इन सबको यूज़ करके। सो नेक्स्ट पे क्या है, एन ऑफ ए, एन ऑफ ए, अब ए कैसे निकालेंगे, देखो एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको हम कैसे समझेंगे, देखो मैं तुमको दिखा रहा, इसको समझो तुम। यहाँ पे देखो ना, इस डायग्राम पे देखो, यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखो इस पार्ट को हम बोलते हैं ए माइनस बी, और इस पार्ट को बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। सो अगर हम इन दोनों को प्लस कर दे तो पूरा ए निकल आएगा, हाँ कि ना, हाँ कि ना। अगर इसको और इसको प्लस कर देंगे तो ए माइनस बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए आ जाएगा। तो क्या है, तो वही तो लिखा हुआ है ना, वही तो लिखा हुआ है, एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए, ये तो हो गया। फिर वैसे ही एन ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी माइनस ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वो तुम पिक्चर में देख लेना। फिर एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे लिखते हैं, देखो तुम, ए कॉम्प्लीमेंट यानी, अभी हम फिर इससे कलाकार बनने की कोशिश कर रहे हैं, नाकामयाब कोशिश। ये है यू, और ये सपोज कर लो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो, ए को छोड़ के बाकी जो है, यानी ये जो वाइट पार्ट है वो हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। सो हमको क्या निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट, नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालेंगे,
देखो बताओ, तुम इस पिक्चर को देख के मेरे को बताओ ए कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालेंगे। देखो ये यू है, यू में से अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो बाकी जो बच गया वही ए कॉम्प्लीमेंट है। तो वैसा ही क्या है, वैसा ही क्या कि नहीं है, एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट, बस और कुछ नहीं है। अभी ये जो है लास्ट है देखो, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए सॉरी बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, सो ये एक पूरा अलग सा थ्योरम है। इसको हम, अगर तुम चाहो तो मैं इसको फिर से एक नए वीडियो में प्रूव करके दिखा सकता हूँ। सो ये जो 5 है, इन पाँचों को याद कर लो, तुम कैसे भी करके याद रख लो, मेमोराइज कर लो। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इन सभी और पहले वाले थ्योरम का यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड या आज के क्लास में बस इतना ही था। तो हमने आज बहुत कुछ सीखा। मैंने तो बस पहले वाले ही टॉपिक डिस्कस करने में आधा घंटा निकाल लिया, बस नए टॉपिक्स तो कुछ डिस्कस हुए नहीं, बट फिर भी मैंने एक मतलब लाइट सा मतलब माइंड को रिफ़्रेश कर दिया कि क्या क्या था चीज़ें। नहीं तो कुछ लोग तो भूल जाता है, अगर तुम मेरी तरह हो तो मैं तो बहुत भूल जाता हूँ, है ना। सो मैंने इसको रिफ़्रेश करवा दिया। तो यही था इस क्लास में, आज के क्लास में टोटल यही था। तो हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।